सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट किए थे, जिसमें कार्बोकेटायन को हमने समझाया था और हमने कहा था कि उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जितने भी हैं, ये कार्बोकेटायन जो अभी पढ़ रहे हैं ये हो, चाहे इसके बाद कार्बेनायन आएगा, फ्री रेडिकल आएंगे, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम, या फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड होगा, ये चीज़ का नॉलेज रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के बारे में, और आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी बनाकर दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसा रहता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले कि हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसे तो सरकारी कोई ऑर्डर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन 1 नवंबर से हम लोगों ने ऑफिस को खोल दिया है और कल मतलब 4 दिसंबर से ऑफलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स 12 के हैं, उनका पहले 2-3 क्लास डाउट क्लास होगा। डाउट क्लास मतलब जो चैप्टर हम लोगों ने ऑनलाइन में कवर कर लिया है, उसको दोबारा हम अब क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं टाइम का कितना कमी है अब। हाँ, लेकिन उसमें जहाँ भी दिक्कत हुआ है किसी को, उसको हम क्लियर करेंगे। 2-3 क्लास इसलिए भी क्योंकि बिहार में लास्ट इलेक्शन 7 नवंबर को है, और जिस एरिया में इलेक्शन होना बाकी है वहाँ के स्टूडेंट्स 7 नवंबर के बाद ही आएंगे। तो 2-3 क्लास में हम लोग डाउट क्लास के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उससे परेशानी है समझने में, कुछ भी जानना है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और 11th का जो न्यू बैच है, उसका एडमिशन भी हम लोगों ने 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया है, और कल मतलब 4 नवंबर से बेसिक क्लास उसका हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कल 4 नवंबर से बेसिक क्लास। जो 12 वाला क्लास होगा वो मॉर्निंग में होगा 9 से 11, और जो नया क्लास होगा 11th का, जो इसका एडमिशन चल रहा है, वो क्लास 11 से 1 में होगा। जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो एक डाउट भी सामने रख रहे हैं कि जैसा सुना जा रहा है कि सरकार शायद फिर से लॉकडाउन करे। हालांकि ऐसा कोई सरकारी रिपोर्टिंग नहीं है,
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों में ये डाउट है। तो अगर ऐसा वो सोचता है तो अब उसके लिए उसको परेशान होना नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ भी तो भी हम क्या करेंगे, अपने रेसिडेंस पर, अपने घर में हम क्लास अरेंज करेंगे और क्लास को अब हम लोग नहीं रोक सकते जब तक कि हम लोगों का वहाँ पर सेंटर में परमिशन ना मिल जाए। अभी तो वही करेंगे हम लोग, लेकिन बाय द वे इन केस अगर ऐसा हुआ, जो कि होने का चांस नहीं है, लेकिन बच्चों के डाउट्स के लिए करें, इन केस ऐसा हुआ तो भी उसका क्लास नहीं रुकेगा, हम रेसिडेंस में अपना उसके क्लास को करवाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। और अब टाइम चूँकि कम बचा है, 12 के लिए तो लगभग नहीं बचा है, इसलिए उसको देर नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी वो आए और क्लास अटेंड करे। और जो लोग 11th में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि उसे 2 साल का कोर्स पूरा करने के लिए अब सिर्फ 1 साल ही बच रहा है। इसलिए इसमें अब लेट करने से आपको परेशानी ज़्यादा होगा। हालांकि 12 वाला का क्लास को हम पूरा करने के लिए ऑफलाइन क्लास तो शुरू कर ही रहे हैं, उसके बाद में हम ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे, लेक्चर उसमें भी आता रहेगा, ताकि ये जो बहुत कम टाइम बचा है इसमें हम लोग चाहेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट कर लें और एग्ज़ाम में कम से कम केमिस्ट्री में आपका दिक्कत ना हो। तो ये जो लोग भी इस बात को ऑनलाइन क्लास से आप इस लेक्चर के माध्यम से आपने सुना, आपके सर्किल में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने यहाँ या तो पढ़ रहे हैं या एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको भी ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचाना तुम्हीं लोगों का काम है। चलिए आइए हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से और रेजोनेंस से। इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से और रेजोनेंस से। कुछ कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं, तो कुछ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन होता है, तो कहीं पर रेजोनेंस। तो यहाँ पर इसको देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is explained by inductive effect. Hyperconjugation and resonance.
लेकिन इसमें 1 बाय 1 तीनों के एग्जाम्पल तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन एक शॉर्टकट लाइन भी याद रखकर स्टेबिलिटी के बारे में जाना जा सकता है, और वो ये है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप मतलब प्लस आई या प्लस आर, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़े हैं इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई है डोनेटिंग, माइनस आई है विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को घटाता है। ये लाइन दिमाग में पहले जरूर रख लेना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको हम बताए थे शॉर्ट में हम लोग EDG लिखा करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइजेज द कार्बोकेटायन while electron withdrawing group, विड्रॉ माने खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जिसको हम बताए थे, याद के लिए फिर से लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग EWG लिखा करेंगे। पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे टाइम बचाने के लिए। डीस्टेबिलाइजेस द कार्बोकेटायन, ये बहुत वाइटल लाइन है। जब भी ये सारी चीज़ पर आप ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाओ तो ये लाइन भी आपको काफ़ी मदद करेगा। इसलिए हर स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये लाइन तो हर हालत में वो याद रख ले। क्या? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को घटा देता है। अब जरा हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स।
जैसे हमें इस 4 कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है कि इनमें से मोर स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन है। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से बात करें तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे प्लस आई, माइनस आई विड्रॉइंग है, प्लस आई डोनेटिंग, वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो प्लस आई किस में होगा? तो हमने आपको सिखाया था, इंडक्टिव इफेक्ट फिर से पढ़ लीजिएगा जो लोग भूल गए हैं, कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें माइनस आई होता है और अल्काइल ग्रुप में प्लस आई। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नहीं देखना है, उसमें जो लगा हुआ है, तो इसमें कोई अल्काइल नहीं है। यहाँ एक अल्काइल है, मिथाइल एक लगा हुआ है जो प्लस आई। यहाँ 2 मिथाइल लगा हुआ है तो 2 प्लस आई, 3 मिथाइल लगा हुआ है तो 3 प्लस आई। तो प्लस आई, प्लस माने डोनेट करना। तो आपने यहाँ लिखा कि जो डोनेट करने वाला है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक भी प्लस आई नहीं है, इसमें एक ग्रुप है प्लस आई वाला, अल्काइल ग्रुप में प्लस आई होता है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई है इसमें। यहाँ 2 प्लस आई है तो और ज़्यादा स्टेबल, इसमें 3 प्लस आई है तो और ज़्यादा स्टेबल। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल इथाइल कार्बोकेटायन है, इथाइल कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा स्टेबल आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, और इससे भी ज़्यादा स्टेबल टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी पता चल जाता है और आपको हाइपर कंजुगेशन से भी पता कर सकते हैं। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इसका 0 बनेगा, इसमें 3 बनेगा, इसमें 6 बनेंगे और इसमें 9। हाइपर कंजुगेशन में देख लीजिएगा हमने क्या कहा था कि जो अनसैचुरेटेड सेंटर है, अनसैचुरेटेड सेंटर किसको बोलते हैं? पाई बॉन्ड को, पॉजिटिव चार्ज को और ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को। तो ये पॉजिटिव चार्ज है अनसैचुरेटेड सेंटर। तो अनसैचुरेटेड सेंटर के अल्फा पर अगर हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पर, तो उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। कितना होगा? हाइपर कंजुगेटिव की स्ट्रक्चर कितना होगा? तो जितना अल्फा पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अनसैचुरेटेड सेंटर, इसका बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, तो बगल में तो कोई और कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो स्ट्रक्चर भी हाइपर कंजुगेटिव नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड सेंटर के बगल वाला कार्बन अल्फा, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3, तो इसका 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। यहाँ अनसैचुरेटेड सेंटर के अल्फा पर, यहाँ पर देखो 3 है, इस बगल में भी यहाँ पर है, बगल में अल्फा, बगल वाला इसमें भी 3, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 6 बनेंगे। इसमें ये अनसैचुरेटेड सेंटर ये वाला है जिस पर प्लस चार्ज है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा है और बगल में इसके 3 कार्बन है और तीनों में 3-3 हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और हमने आपको बताया था कि हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है।
हाइपर कंजुगेशन भी बढ़ाता है, रेजोनेंस। ये और बात है कि रेजोनेंस का इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से कुछ ज़्यादा है। हाइपर कंजुगेशन जितना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस उससे ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा दोनों। कितना बढ़ेगा? तो हमने बताया था, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एक भी नहीं, इसमें 3, तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ। इसमें 6 है तो स्टेबिलिटी और बढ़ा, इसमें 9 है तो स्टेबिलिटी और बढ़ा। तो इनकी स्टेबिलिटी लेफ्ट से राइट बढ़ रही है। मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल इथाइल कार्बोकेटायन है, उससे ज़्यादा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन और उससे भी ज़्यादा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस हैं। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप चाहो तो इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से भी समझा सकते हो या हाइपर कंजुगेशन से भी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट जैसे जैसे आप जा रहे हो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने हाइपर कंजुगेशन से दिखाया, आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी दिखा सकते हो, दोनों में से किसी से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आंसर सेम है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो दिखाए हैं यही सही है, चाहे उसे इंडक्टिव इफेक्ट से समझाओ चाहे हाइपर कंजुगेशन से। मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल इथाइल कार्बोकेटायन है, इथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, और उससे भी ज़्यादा स्टेबल टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन प्राइमरी है तो कार्बोकेटायन प्राइमरी कहलाता है। इथाइल कार्बोकेटायन एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन सेकेंडरी है तो कार्बोकेटायन भी सेकेंडरी कहलाएगा। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन टर्शरी हुआ तो कार्बोकेटायन भी टर्शरी होगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एक टर्शरी कार्बोकेटायन है। प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? जिसके एक तरफ कार्बन हो। सेकेंडरी कार्बोकेटायन जिसके 2 बॉन्ड में 2 तरफ कार्बन हो। टर्सरी कार्बन किसको कहेंगे? जिसके 3 तरफ कार्बन लगा हुआ रहेगा। तो ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकला कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो इस तरह भी याद रख सकता है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है, उससे भी ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है
एलाइल कार्बोकेटायन, ये है बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये है डाइफिनाइल, नाम लिखना हम सिखा दिए थे पिछले क्लास में, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इन सब में रेजोनेंस होता है, क्योंकि पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, यहाँ पर तो ये फिनाइल माने बेंजीन रिंग मौजूद है, और आप जानते हो बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस है। ये तो इनकी स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे। रेजोनेंस सभी में है, इन सभी में, लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी कैसे तय करते हैं, तो हमने रेजोनेंस में आपको लिखा भी दिया था, समझा भी दिया था कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें दो बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो, क्योंकि हम बताए थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है, तो कंजुगेटेड पोजीशन जितना है, तो एक पाई है एक पॉजिटिव चार्ज, दो कंजुगेटेड पोजीशन है तो दो होगा। इसमें चार बनेंगे, कैसे, तो हमने बताया था कि अगर बेंजीन रिंग मौजूद है तो हर रिंग के लिए 3 + 1, तो एक रिंग है तो 3 और +1 4, दो रिंग है तो 3 + 3, उसके बाद लास्ट में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, इसमें 3 3 3 9 हो गया, +1 कितना हो गया 10। तो जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की गिनती बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब एलाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन है, उससे भी ज़्यादा डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, उससे भी ज़्यादा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पर इन चारों की स्टेबिलिटी को हमने किससे एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस से। इसके अलावा भी इसके स्टेबिलिटी के लिए खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ और भी बातें आप याद रख सकते हो जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। इसके अलावे जैसे पहली बात, ए कार्बोकेटायन having lone pair on alpha atom
with respect to cationic carbon has high stability. ये लाइन में जो लिखे उसके समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये ही कार्बोकेटायन, ये देखिए ये है केटायनिक कार्बन। केटायनिक कार्बन का बगल वाला एटम अल्फा एटम है। तो हमने लिखा है कि वैसे कार्बोकेटायन जिसमें केटायनिक कार्बन के अल्फा वाले एटम पर लोन पेयर रहे, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ऐसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। ये एक पॉइंट कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में कई बार जो ऑप्शन देता है उसके लिए ये सब बातें हम आपको लिखा रहे हैं। वैसे वहाँ तक +2 लेवल के क्वेश्चन के लिए वहाँ तक बात काफ़ी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उतना ही जानने के बाद आप सारे क्वेश्चन बना नहीं सकते। उसके लिए हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं। पहला बात हमने क्या बताया कि वैसा कार्बोकेटायन जिसमें अल्फा एटम पर, कौन सा अल्फा, तो उस विथ रिस्पेक्ट टू केटायनिक कार्बन। केटायनिक कार्बन माने जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो है केटायनिक कार्बन। तो उस कार्बन के अल्फा पर जो एटम है उस पर अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ऐसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक और पॉइंट यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। more examples. Following carbocations are very stable.
इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। दूसरा वाले का नाम है डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। तीसरा वाला का नाम है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह का है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं। और इनके हाई स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? लिखिए, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी द extra stability of these carbocations is due to the extra stability of these carbocations is due to conjugation between the bent orbitals conjugation between the bent orbitals of cyclopropyl ring bent orbitals of cyclopropyl ring and the p orbitals vacant p orbitals vacant लिख दीजिए, vacant p orbitals of cationic carbon this type of bond is also called बनाना बॉन्ड्स। इस तरह के बॉन्ड जो यहाँ बनते हैं इसे बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट भी आपके लिए वाइटल होगा जो आपको याद रखना चाहिए।
एक और पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर प्रेजेंट हो तो ऐसे कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कार्बोकेटायन having positive charge on aromatic carbon is very stable। जैसे ये कार्बोकेटायन देखिए, ये कार्बोकेटायन, ये एक एरोमेटिक है, कैरेक्टर है इसमें, और इसके सारे कार्बन एरोमेटिक हैं और पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर है और इसका नाम है ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम आयन कहो या ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन कहो। चूँकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर मौजूद है इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अभी तक जितने कार्बोकेटायंस हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाएं, इनका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आप एक साथ देखना चाहेंगे तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं इसको तुम याद रखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये इससे कम स्टेबल है डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन।
इससे भी कम स्टेबल है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है एलाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है इथाइल कार्बोकेटायन। इससे भी कम स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटायन। और सबसे कम स्टेबल है विनाइल कार्बोकेटायन। ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसको भी अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कम और बराबर दोनों का बात लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन में ये बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये एलाइल और ये टर्सरी ब्यूटाइल, तीनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर में है। ऑर्डर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि बेंजाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है। तो अगर ये ऑर्डर भी याद रख लोगे तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ये था अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको ये स्टेबिलिटी पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन बने, और फिर उसके बाद अनदर इंटरमीडिएट भी उसी क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जो होगा कार्बेनायन। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।